अस्सलाम वालेकुम डियर कैरियर्स, वेलकम करता हूँ आपको लेक्चर 20 के पार्ट सेकंड में। आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक ओपन करें तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि लेक्चर 20 के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है उसकी थोड़ी सी रीडिंग और उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक में हैं वो बता देता हूँ, आपने वहाँ से तैयार करने हैं। पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है 34 पेज पे आप देखिए मेन हेडिंग आपको दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। इसमें उसने सारी क्या है थ्योरी बताई हुई है, शेल्स के नाम बताए हुए हैं, के एल एम एन शेल है या उनको हम 1 2 3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स का पेज नंबर 35 पे देखें तो उन शेल्स की एनर्जी के बारे में बताया हुआ है कि किस शेल की एनर्जी कम होती है, किस शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल, इट हैज़ लोवेस्ट एनर्जी। फर्स्ट शेल जो है वो के है, वो न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद सेकंड शेल एल है, उसकी एनर्जी के से ज़्यादा होती है। और थर्ड शेल एम है, एम की एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा होती है। फोर्थ शेल एन है, उसकी एनर्जी इन सब से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत दूर हो जाता है। तो ये चीज़ पेज नंबर 35 पे ही सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखें, इन सिंपल वर्ड्स शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल, यहाँ से आपने शेल की डेफिनेशन लिखनी है। शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ तक आपने शेल की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और आगे नीचे आपको एक इसी पैराग्राफ की अगर आखिरी लाइन आप देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट a shell can accommodate is given by 2n square where n is number of shells। तो ये फार्मूला भी दिया गया है, ठीक है। और सब शेल की डेफिनेशन आपने लिखनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे जो सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ, a shell also consists of sub cell, the number of sub shells in a shell is equal to its n value, ठीक है। तो इट्स n वैल्यू, फॉर एग्जांपल l तीसरा शेल है तो जो n है वो 3 है, ठीक है। l के साथ तो 3 है तो सब शेल में उसमें 3 होंगे। n आपके पास फोर्थ है तो सब शेल में उसमें 4 होंगे, ठीक है। तो ये आपको टेबल दिया गया है, नीचे आप देखें n वैल्यू 1 है, शेल k है तो सब शेल s होगा। n वैल्यू 2 है तो सब शेल l है तो सब शेल s और p होंगे। नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट आपने ये करनी है। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी क्या है डेफिनेशन है, ठीक हो गया। नीचे उसने दिया हुआ के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको फार्मूले की मदद से बताया है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल जो है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें आपने एग्जांपल उसने आपको दी हुई है एग्जांपल 2.1, ये आपने हल करनी है अपने पास। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन किस में थे, सोडियम में हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एग्जांपल आपने करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट की अगर आप अपनी बुक पे देखें तो ये टेबल आपको दिया गया है, फर्स्ट 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है। ये आपने ज़बानी याद करनी है, ठीक हो गया, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब पेज नंबर 38 पे आ जाएं, टेबल दिया गया है टेस्ट यूर सेल्फ का, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आसान हैं, मैंने लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया है। इस लेक्चर में मैंने जो बोला है अगर आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको आंसर्स आ जाएगा। अगर इनके आंसर्स ना आ रहे हों किसी क्वेश्चन की समझ, तो आपको मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप्स का। अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बंद कर देनी है और पूरा फोकस करना है बोर्ड पे और इसको समझ लें एक दफ़ा के आइसोटोप्स होते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपने इसको देख लेना है, उसके बाद मैं रीडिंग भी इसकी करा दूंगा। आइसोटोप्स बेसिकली जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, एटम्स में, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atom of the same element having same atomic number
but different atomic mass। डेफिनेशन में वो कहता है द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है, उसके एटम्स, एलिमेंट एक ही है, उस एलिमेंट के एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है वो सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। अब कोई भी एलिमेंट है, सपोज ये हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर हम कहते हैं 11 है और मास की अगर बात करें तो वो 23 होता है। अब इस एलिमेंट को हमने मजीद तोड़ना है। सपोज आपके पास एक एलिमेंट जहाँ पे आप बुक में, तो ये डेफिनेशन थी, एक पहले डेफिनेशन को आप समझ लें कि आपको आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। द एलिमेंट, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल देखें, सपोज आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है 12 है। इसके आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12 फर्स्ट जो आइसोटोप है C12, सेकंड जो आइसोटोप है वो क्या है आपके पास C13 और जो थर्ड आइसोटोप है वो क्या है C14। एटॉमिक नंबर क्या है तीनों के 666। तो वो कहता है कि कोई भी एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हमने लिया कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है, उसके हमने क्या किए हैं एटम लिए इस एलिमेंट के हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 और इसका भी एटॉमिक नंबर 6 बट डिफरेंट मास। तो ये जो नीचे दिया जाता है एलिमेंट के वो मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12, 13 और ये 14। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। इसी तरह से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन एक एटम है 1 और 1 पॉइंट समथिंग होता है इसका मास। तो इसके जब हम आइसोटोप देखें तो प्रोटियम 1 1, ड्यूट्रियम 1 2, ट्रिटियम 1 3। ये 1 1 क्या है, इसके एटॉमिक नंबर हैं आइसोटोप्स के, और ये नीचे जो 1 2 3 है ये क्या है एटॉमिक मासेस हैं, जो कि क्या है हर एलिमेंट के डिफरेंट हैं, हर एटम के सॉरी डिफरेंट हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉन की तादाद तीनों में एक है, इसमें मास क्या है 1 है, और मास किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो क्या होता है एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है एटॉमिक मास होता है। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है वो 0 है। ठीक है, ये कौन से वाला आइसोटोप है प्रोटियम वाला है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं 1, तो एटॉमिक नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद है, और ये क्या है मास नंबर होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस आपके पास प्रोटॉन्स का मजमूआ होता है, तो प्रोटॉन 1 है न्यूट्रॉन 0 है, तो ये क्या होगा 1। इसी तरह से दूसरा है प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है 1, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 1 होती है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। ठीक है, तो अब मास इसका क्या है 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, मास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इस केस में प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, तो मास क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से जो थर्ड आपके पास है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स उसमें क्या होते हैं 1 और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं 2, इलेक्ट्रॉन्स भी 1। तो इस केस में जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन 1 + 2 = 3, तो आपके पास जो तीसरा होगा ट्रिटियम। ठीक है, ये आपके पास प्रोटियम 1 प्रोटॉन, ड्यूट्रियम 2, ट्रिटियम 3, ये 3 जो आया हुआ ट्रिटियम, ये 2 ड्यूट्रियम
और ये 1 प्रोटियम। ठीक हो गया। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ये क्या आपके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये था एसीटोप्स और उसके एग्जांपल्स को हमने देखा है। इसी तरह से क्लोरीन के एसीटोप्स के एग्जांपल भी आपको बुक में दे दी गई हैं। क्लोरीन के 2 एसीटोप्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास बुक में उसने यूरेनियम के 3 एसीटोप्स होते हैं। आपने एसीटोप्स की डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल याद रखनी है। और ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यूरेनियम, इनके आपने एसीटोप्स की तादाद भी याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में वो अक्सर पूछ लेता है। एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एसीटोप्स के हवाले से कि एसीटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स एसीटोप्स में सबके सेम होते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मैस पे। मैस एसीटोप्स का सबका डिफरेंट होता है, मैस या साइज उनका डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी वगैरह। तो जैसे जैसे उनका साइज अप एंड डाउन होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक अगर ओपन करें, पेज नंबर 38 पे आपको एसीटोप की डेफिनेशन दी गई है। एसीटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक हो गया। नीचे इसके एग्जांपल दी गई हैं आपको। एसीटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 एसीटोप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एबंडेंस। द 3 एसीटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, और नीचे ये आपने स्ट्रक्चर भी बना देनी है प्रोटियम की स्ट्रक्चर। प्रोटियम में देखें 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूट्रियम में देखें 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1, और ट्रिटियम में देखें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एसीटोप्स ऑफ कार्बन की। देयर आर 2 स्टेबल एसीटोप्स ऑफ कार्बन, C12, C13 आर रेडियो एक्टिव एसीटोप्स। ये 2 जो एसीटोप्स हैं C12 और C13 ये स्टेबल एसीटोप्स हैं, और जो तीसरा एसीटोप है C14 वो रेडियो एक्टिव एसीटोप है। और रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। ठीक है। द एसीटोप C12 इज प्रेजेंट इन एबंडेंस ऑफ 98.9%। ये एबंडेंस इसकी याद रखनी है कि नेचर में जो C12 एसीटोप है कार्बन का वो 98.9% पाया जाता है, while C13 and C14 are both present only 1.1% in nature। ये एबंडेंस आपने मस्ट याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास the isotope C12, all of them have the same number of protons and electrons but different in number of neutrons। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी आइसोटोप्स होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, ये नीचे आपको एग्जांपल दी गई हैं। इसमें आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं C35 एंड C37, Cl35 एंड Cl37। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटोप्स आपको दिए गए हैं। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ये 3 आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। यूरेनियम 238 फाउंड इन नियरली 99% अबंडेंस। इन यूरेनियम के तीनों आइसोटोप्स में नेचर में जो ज्यादातर है वो यूरेनियम 238 पाया जाता है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है, तीनों एग्जांपल्स ये। अब आ जाए आप पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे आइसोटोप्स के यूजेस या एप्लीकेशन दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर शार्ट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जो इसका यूज है आइसोटोप्स का वो है रेडियोथेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटोप्स लाइक P32, स्किन में जो कैंसर होता है स्किन का, उसके लिए हम P32 आइसोटोप्स एंड SR90 आइसोटोप यूज करते हैं बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। ये आइसोटोप्स क्या हैं? लेस पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब है पास होने वाली। ये क्या है? आपकी बॉडी में कम पास होने वाली रेस इमिट करते हैं। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 affecting within the body is used because it emits strongly penetrating gamma rays। फॉर कैंसर, कैंसर के लिए अगर हम कोबाल्ट 60 करें तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है क्योंकि कोबाल्ट 60 से जो रेज निकल रही होती हैं रेडिएशंस वो हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देती हैं।
नेक्स्ट है ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर होते हैं आइसोटोप्स को हम डायग्नोज करते हैं किसी भी बीमारी के लिए या मेडिसिन के लिए। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो ट्यूमर है रसोली को देखने के लिए हम ये आइसोटोप्स यूज करते हैं मेडिसिन की मदद से। मेडिसिन की मदद से आइसोटोप्स को हम लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं ट्यूमर को इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पे है। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में गोइटर को इंडिकेट करने के लिए हम आयोडीन 131 आइसोटोप्स क्या है यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। सिमिलरली टेक्टेनियम इज यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। हड्डियों की जो ग्रोथ होती है उसके लिए टेक्टेनियम हम क्या करते हैं आइसोटोप यूज करते हैं। थर्ड है आपके पास आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस आइसोटोप से। ठीक है, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स etc। डेड प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया या पत्थर वगैरह हो गया, उनके जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं उनकी एज फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लीव्स ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डेटिंग। An important method of age determination of old carbon containing objects fossils by measuring the radioactivity of C14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating। कार्बन डेटिंग की यह डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, आपने ये करनी है। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट during the reaction and ultimately to determine the structure। ठीक है, यहाँ तक आप कर लें इसे। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव की एप्लीकेशन पावर जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप अपने पास लिख लें। द प्रोसेस इन which nucleus of an atom split into two or more smaller lighter nuclei। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे 2 या 3 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट होकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। यूरेनियम 235 आइसोटोप लिया, उसमें प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई। ठीक है, द यूरेनियम न्यूक्लियर ब्रेक अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 92 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। नीचे देखें आप, यूरेनियम 235 जो रिएक्शन दिया गया है उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई है, तो बेरियम 139 ये एक एटम प्रोड्यूस हुआ है, क्रिप्टॉन बना है प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स। बॉयलर्स में जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, द स्टीम देन ड्राइव द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन मशीन को फिर चलाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। यूरेनियम 235 जो आइसोटोप्स हैं हाईली रेडियोएक्टिव होते हैं, इनका मेन जो मकसद होता है वो क्या होता है, ये एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब आपको पेज नंबर 41 पे टेस्ट योर सेल्फ के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर लेक्चर गौर से सुना है तो इन सब के आंसर पीछे इसी लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं।